नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग हाइड्रोजन द फ्यूचर फ्यूल के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर फ्यूल की बात की जाए तो आज की डेट में आपके लिए फ्यूल क्या है, तो भाई पेट्रोल फ्यूल है। अगर आपके घर में एलपीजी आप इस्तेमाल कर रहे हो, फ्यूल है। आप सीएनजी भरवाते हो गाड़ी में, फ्यूल है। कैरोसिन का तेल फ्यूल है। ये सब फ्यूल है जिनको जला के आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, किसी भी प्रकार की एनर्जी हो। तो भाई थर्मल पावर प्लांट्स में कोल का प्रयोग करके आप क्या प्रोड्यूस करते हो, बिजली प्रोड्यूस करते हो। तो कोल क्या है, फ्यूल है। लेकिन ज्यादातर जो फ्यूल्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कॉज करते हैं। तो कहीं ना कहीं बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के चलते एक बहुत बड़ा कंसर्न है दुनिया में कि भाई इतना ज्यादा फ्यूल को बर्न करने से तो एटमॉस्फेयर इस हद तक बदल जाएगा, ह्यूमन रेस रह ही नहीं पाएगी, जानवर रह ही नहीं पाएंगे, एग्रीकल्चर रह नहीं पाएगा। तो इतने फ्यूल जलाने का फायदा क्या। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव फ्यूल की बात की जाने लगी और हाइड्रोजन एक बहुत पोटेंट एनर्जी सोर्स की तरह निकल के आया है। हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। एक फ्यूल सेल का बेसिक आइडिया, ये काम कैसे करता है, हालांकि ये तो साइंस वाली चीज है, थोड़ा बहुत देखेंगे। हाइड्रोजन कैसे बनाई जाती है, क्योंकि अगर आपको हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करना है तो आपके पास हाइड्रोजन होनी चाहिए यूजेबल फॉर्म में। फिर कैसे हाइड्रोजन का प्रयोग करके कार और बसेस चलाए जा सकते हैं, ज्यादातर सेक्टर्स में हाइड्रोजन को किस तरीके से इंक्लूड किया जा सकता है, और फाइनली इसका कंक्लूजन। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डाउट्स का जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं हाइड्रोजन एज अ एनर्जी सोर्स। देखिए, फॉर द फ्यूचर एनर्जी सोर्सेस की तरह हाइड्रोजन को कंसीडर किया जाता है। और ये शुरुआत कब हुई, ये शुरुआत तब हुई जब पेट्रोलियम क्राइसिस आई थी 1973 में। हुआ क्या है दोस्तों, कि जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन जो अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थी, इन्होंने एक ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। इन्होंने बोला हम उन कंट्रीज को तेल नहीं भेजेंगे जो कंट्रीज इजराइल को सपोर्ट करनी है योम किप्पुर वॉर में। तो योम किप्पुर वॉर में जो कंट्रीज इजराइल को सपोर्ट कर रही है उसको हम तेल नहीं भेजेंगे। तो भाई ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, यूएसए जैसी, उनको लगा कि भाई ये तो अपनी मर्जी के हिसाब से कभी भी तेल भेजना बंद कर देंगे, तो हम कैसे काम करेंगे। तो वहां पे ध्यान गया कि भाई एक अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स ढूंढना है और हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूशन करना है। यानी ये जो हाइड्रोकार्बन है, तेल, क्रूड ऑयल, कोल, इसको जला के जो हम एनर्जी पैदा कर रहे हैं, इसके बजाय कोई दूसरा एलिमेंट होना चाहिए। और एनर्जी के लिए हाइड्रोजन निकल के आया। देखिए, पूरा का पूरा जो सन की एनर्जी है वो कहां से आ रही है, वो हाइड्रोजन बर्निंग से ही आ रही है। तो हाइड्रोजन हम सबको पता है कि एक पोटेंट फ्यूल है, बट इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये एक बड़ी बड़ी चीज है। तो बेसिकली हाइड्रोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स फॉर ग्रोइंग एनर्जी डिमांड एंड इज द आंसर टू द प्रेजेंट नीड फॉर क्लीन, एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली एनर्जी टेक्नोलॉजीज। हाइड्रोजन की एक और खास बात है कि इससे अगर आप एनर्जी पैदा कर लेते हो, अगर टेक्नोलॉजी आप निकाल लेते हो, तो आप क्लीन, एफिशिएंट, एनवायरमेंटली फ्रेंडली एनर्जी टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हो। जब हाइड्रोजन आप बर्न करते हो ना, तो बाई प्रोडक्ट में क्या निकलता है, वाटर निकलता है, गर्मी निकलती है, हीट निकलती है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं। और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को फ्यूल सेल से आप बहुत आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। तो ओवरऑल हाइड्रोजन से जो पॉल्यूशन निकल के आएगा वो नेग्लिजिबल होगा। तो ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का प्रयोग आप फ्यूल सेल के थ्रू कर सकते हो। फ्यूल सेल्स को डिप्लॉय करके आप हाइड्रोजन से एनर्जी पैदा कर सकते हो, बिजली पैदा कर सकते हो। अगर आप फ्यूल सेल का डिप्लॉयमेंट एक बड़े बेसिस पे कर पाते हो, कार, बस, हर जगह लगा सकते हो। तो बेसिकली यहां पे बात हो रही है हाइड्रोजन इकोनॉमी की, जहां पे हाइड्रोकार्बन बेस्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आज की बसेस, आज की कार, आज के थर्मल पावर प्लांट्स, ये सब हाइड्रोकार्बन पे बेस्ड है। चाहे वो क्रूड ऑयल वाला हाइड्रोकार्बन हो, चाहे नेचुरल गैस हो, चाहे आपका कोल हो, ये सब हाइड्रोजन कार्बन ही। हाइड्रोकार्बन समझते हैं ना, जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो। अब वो किस अरेंजमेंट में, वो एक अलग बात है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन पे बेस्ड है आज का हमारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको हटा के आप हाइड्रोजन बेस्ड करिए। तो चाहे स्टैटिक पावर जनरेशन हो, स्टैटिक पावर जनरेशन मतलब बिजली को पैदा करना। एक मिनट में जरा मार्कर ऑन कर लूं अपना, हाँ जी। स्टैटिक पावर जनरेशन मतलब बिजली को पैदा करना। चाहे ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन, यानी कि आप बस में जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, आप कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आइए कि बस, बाइक, कार, ट्रेन, ये सब आप हाइड्रोजन पे चला पाओ। हालांकि हाइड्रोजन तो, ट्रेन तो बिजली से ही चल रही है, पहले कोल से चला करती थी। तो भाई ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स टू हाइड्रोजन, ये हर जगह पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, बट जो इसका मेन पोटेंशियल है वो ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन पे है, जहां पे फ्यूल सेल्स को डिप्लॉय किया जाता है। आप अगर दिल्ली
कानपुर या किसी भी शहर में हो, आपने ई रिक्शा देखे होंगे, उस ई रिक्शा में बैटरी के दम पे वो रिक्शा चलता है। तो अगर बैटरी के दम पे पूरा का पूरा रिक्शा चल सकता है तो फ्यूल सेल के दम पे भी पूरा का पूरा रिक्शा चल सकता है। हालांकि अभी फ्यूल सेल्स की टेक्नोलॉजी कन्वेंशनल बैटरी के कंपैरिजन की नहीं है, बट धीरे धीरे वो हो जाएगी। तो ओवरऑल कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन पावर्ड व्हीकल्स हैं, उनका एक पोटेंट आउटकम की तरह निकल के आ सकता है ये फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो भाई जो करंट हाइड्रोकार्बन इकोनॉमी है उसमें हीटिंग इज फ्यूल्ड प्राइमरली बाय नेचुरल गैस एंड ट्रांसपोर्टेशन बाय पेट्रोलियम। ओके, इससे हाइड्रोकार्बन बर्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। अगर कहीं ना कहीं शुरुआत में ये जो ट्रांसपोर्टेशन बाय पेट्रोलियम है, इसकी जगह अगर हम हाइड्रोजन को ले आए एक मेजर स्केल पे, तो हाइड्रोजन एनवायरमेंटली क्लीन है और ऑब्वियस सी बात है पॉल्यूटेंट्स का जो रिलीज है वो काफी कम हो सकता है। तो अब देखते हैं फ्यूल सेल क्या है। फ्यूल सेल बेसिकली इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी ऑफ अ फ्यूल, जो कि है हाइड्रोजन, एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि है ऑक्सीजन, जो कि हमको एयर से मिल जाएगी, इसको इलेक्ट्रिसिटी में बदल सकते हैं बाय रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि यहां पे हो क्या रहा है कि आप हाइड्रोजन को मिला रहे हो ऑक्सीजन के साथ, और ये ऑक्सीजन आपको कैसे मिल रही है? ये ऑक्सीजन मिल रही है आपको एयर के थ्रू। मतलब कि अगर आपको फ्यूल सेल को ऑपरेट करना है तो आपको फ्यूल सेल को हवा में रखना पड़ेगा। आप समझिए यहां पे यही डिफरेंस है दोस्तों। फ्यूल सेल को आप बैटरी के अल्टरनेटिव की तरह देख रहे हो। बैटरी में बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, तो नाइट्रोजन और बहुत नाना प्रकार के बैटरी में एलिमेंट्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस को सस्टेन करते हैं। बहुत से मेटल्स होते हैं, उनके आयंस होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं बैटरी में। तो बैटरी में अगर एक्सटर्नल हवा का प्रेशर नहीं भी है, अगर एक्सटर्नल हवा की प्रेजेंस नहीं भी है, तो भी बैटरी काम करती रहेगी। बैटरी वैक्यूम में भी काम कर सकती है, ठीक है। वहां पे केमिकल रिएक्शंस, आयंस, ऑक्साइड्स, मेटल सब हैं, वो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन फ्यूल सेल का ऐसा नहीं है। फ्यूल सेल में अगर हाइड्रोजन फ्यूल को जलाना है तो ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन हवा से आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है फ्यूल सेल को ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए। तो फ्यूल सेल कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअसली फॉर एज लॉन्ग एज फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर सप्लाइड। ओके, तो एक फ्यूल सेल, it works much like an electrical battery, converting chemical energy into electrical energy using the movement of hydrogen ions across the electrolyte membrane to generate current। तो फ्यूल सेल काम तो इलेक्ट्रिकल बैटरी की तरह ही करता है, बस फ्यूल सेल के पास हवा का एक्सेस होना चाहिए। हवा का एक्सेस मतलब ऑक्सीजन का एक्सेस होना चाहिए। फ्यूल सेल में जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो एक बाई प्रोडक्ट यहाँ पे नेचुरल निकल के आता है H2O, और ये जो वाटर निकलेगा बाई प्रोडक्ट की तरह, ये काफी गर्म होगा और उसके साथ कुछ गर्म हवा भी निकलेगी। चूंकि आप हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिला रहे हो तो एक नेचुरल बाई प्रोडक्ट H2O निकलता है, तो गर्म पानी इसका एक बाई प्रोडक्ट होगा, गर्म हवा इसका एक बाई प्रोडक्ट होगी। और खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है, अगर आप कन्वेंशनल इंटरनल कंबशन इंजन टेक्नोलॉजी को देखिए, आईसी इंजन्स लगते हैं हमारी कारों में, हमारी बाइक में, तो अगर आप आईसी इंजन की टेक्नोलॉजी को देखिए तो आईसी इंजन्स में जब फ्यूल को काइनेटिक एनर्जी में बदला जाता है तो आपको एनर्जी एफिशिएंसी कितनी मिलती है? 25%। और ऐसा बोला जा रहा है कि फ्यूल सेल में हाइड्रोजन को एयर से मिला के आप ये एनर्जी एफिशिएंसी पा सकते हो 60% तक की। सोचिए बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। इलेक्ट्रिक बैटरी से बहुत कम एफिशिएंट है फ्यूल सेल, ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक बैटरी है अगर आप फ्यूल सेल से कंपेयर कर रहे हो। अभी भी फ्यूल सेल्स में वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि वो इलेक्ट्रिकल बैटरी से ज्यादा एफिशिएंट हो जाए। हालांकि एक सस्टेन्ड R&D के बाद ये टेक्नोलॉजी भी आ सकती है, ह्यूमन माइंड कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर आप इंटरनल कंबशन इंजन की टेक्नोलॉजी से कंपेयर करो तो इंटरनल कंबशन इंजन में फ्यूल टू काइनेटिक एनर्जी का जो कन्वर्जन है उसमें एफिशिएंसी है 25%, ये एफिशिएंसी फ्यूल सेल में 60% हो सकती है। तो आईसी इंजन से बहुत ज्यादा एफिशिएंसी दिखा सकते हैं ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। तो यहां पे एनोड नजर आ रहा है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ये कैथोड नजर आ रहा है, बीच में कैटलिस्ट है, इसमें आपने हाइड्रोजन को इंसर्ट किया और ऑक्सीजन को इंटरेस्ट किया। ऑक्सीजन को कैसे इंटरेस्ट किया? ऑब्वियस सी बात है, आपने एयर के थ्रू इंसर्ट किया और फाइनली बाहर आपको हॉट वाटर और गर्म हवा निकलती नजर आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैकेनिज्म है एक फ्यूल सेल के काम करने का, और आईसी इंजन से इसकी जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा हो सकती है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इस फ्यूल सेल में हाइड्रोजन को इंसर्ट कर रहे हो तो आपके पास हाइड्रोजन होनी चाहिए, और हाइड्रोजन डज नॉट एक्सिस्ट अलोन इन नेचर। हाइड्रोजन दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर एग्जिस्ट करती है। तो पानी में हाइड्रोजन है, नेचुरल गैस में हाइड्रोजन है, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, कोल, हर जगह हाइड्रोजन है, सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर आप हाइड्रोजन की बात करिए तो एक कलरलेस, ऑर्डरलेस और हाईली कंबस्टिबल डायटोमिक गैस है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2 है। ज्यादातर जो हाइड्रोजन है इट इज करेंटली प्रोड्यूस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूडिंग नेचुरल गैस एंड कोल। अभी के लिए जो आप हाइड्रोजन इस्तेमाल
करते हो, जो भी इंडिपेंडेंट फॉर्म अवेलेबल है हाइड्रोजन का, उसको एक प्रोसेस है एसएमआर नाम का, जिसका नाम है स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग के प्रोसेस से आप फॉसिल फ्यूल्स और नेचुरल गैस और कोल से निकालते हो हाइड्रोजन, और फिर उस हाइड्रोजन को आप जला सकते हो। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा गड़बड़ है दोस्तों। सोचिए क्यों। आप कोल का इस्तेमाल कर रहे हो, आप नेचुरल गैस का इस्तेमाल कर रहे हो, आप फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, उससे बना रहे हो आप हाइड्रोजन, तो कहीं ना कहीं वो पॉल्यूशन तो करेगा ही ना। ओवरऑल हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपने पॉल्यूशन को कम करें। और आप कोल और नेचुरल गैस को इस्तेमाल करके, नेचुरल गैस तो चलिए पॉल्यूशन नहीं करती, बट कोल और क्रूड ऑयल, इन तरीके की चीजों को इस्तेमाल करके अगर आप हाइड्रोजन बनाते हो तो पॉल्यूशन होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग करती है। तो अगर हाइड्रोजन फ्यूल के इन्वायरमेंट को सही करने के पर्सपेक्टिव से आप देखें, पॉल्यूशन को कम करने के पर्सपेक्टिव से देखें, तो हाइड्रोजन फ्यूल को अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू पैदा करो तो भाई एफिशिएंट है। क्योंकि जब आप हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू पैदा करते हैं तो पॉल्यूशन नहीं होता है, और कहीं ना कहीं मैसिव स्केल पे धीरे धीरे आरएनडी के साथ ये कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाया जा सकता है। ओके, तो ये बात है, तो ये कार्बन न्यूट्रल एक्ट हो जाएगा। तो अगर आप हाइड्रोजन फ्यूल को इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू पैदा कर रहे हो, जहां पे आप वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ रहे हो और फिर इस हाइड्रोजन को यूटिलाइज कर रहे हो, तो काम बन सकता है। तो देखिए, दो फायदे हैं। नुकसान क्या है? नुकसान ये है, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, कोल, क्रूड ऑयल, इन सबसे अगर आप बनाते हो हाइड्रोजन तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगी, जो कि एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाएगी। तो भाई वो कार्बन न्यूट्रल एक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप पानी को गर्म करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देते हो और फिर उस हाइड्रोजन का प्रयोग करके आप एनर्जी पैदा करते हो, तो दिस इज कॉस्ट एफिशिएंट, दिस इज फ्यूल एफिशिएंट। और साथ साथ दोस्तों ऑक्सीजन भी पैदा हो रही है, और ये ऑक्सीजन तो प्लांट्स इनहेल करते हैं, हम लोग इनहेल करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम में तोड़ दो, इससे दो ग्रीन गैस बनी, एक हाइड्रोजन जिससे आप एनर्जी पैदा कर सकते हो, और एक ऑक्सीजन जो कि हमारे लिए काम की है ही। लेकिन दुनिया में प्रॉब्लम यह है कि 100% अगर हाइड्रोजन पैदा होती, मान लीजिए पूरी दुनिया में 600 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ हाइड्रोजन पैदा होती है, उसमें केवल 2% पैदा हो रही है इलेक्ट्रोलिसिस से, 98% पैदा हो रही है नेचुरल गैस से, और नेचुरल गैस से हाइड्रोजन पैदा करने में प्रॉब्लम है, कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट है जो कि ग्लोबल वार्मिंग करता है। इसलिए जरूरी है कि इलेक्ट्रोलिसिस से पैदा होने वाली हाइड्रोजन को बढ़ाया जाए। हाइड्रोजन का प्रयोग ज्यादातर कहां पे होता है? तो फर्टिलाइजर्स को बनाने में कम होता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में करता है, रिफाइनिंग, ऑयल इंडस्ट्री, इन सब चीजों में हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस दिखा रहा है, जहां पे हाइड्रोजन को बनाया जा रहा है, पानी को दो भागों में तोड़ा जा रहा है, एक तरफ से ऑक्सीजन निकल रही है, एक तरफ से हाइड्रोजन निकल रही है। ऑक्सीजन भी काम की है, हाइड्रोजन भी काम की है दोस्तों। ओके, फिर कैन हाइड्रोजन बी यूज्ड टू पावर कार्स एंड बसेस? ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आप हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, उसी तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। ठीक है, इनको पैसेंजर कार्स, बसेस हर जगह पे बनाया जा सकता है। ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे, उससे बस चलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड ना के बराबर पैदा होगी, और जो भी एमिशन निकलेंगे टेल पाइप से, एमिशंस में केवल पानी होगा और वाटर वेपर होगा। तो गर्म पानी निकल सकता है इसके टेल पाइप से, और गर्म हवा निकल सकती है। तो ये फायदे हैं आपके हाइड्रोजन फ्यूल के। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स कन्वर्ट कंप्रेस्ड हाइड्रोजन इनटू देयर फ्यूल टैंक्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी दैट पावर्स द इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ द व्हीकल, प्रोवाइडिंग अ सिमिलर रेंज टू व्हीकल्स पावर्ड बाय आईसी इंजन्स। तो ये बात तो तय है कि जैसे गैसोलीन और डीजल और पेट्रोल का प्रयोग करके हम लोग व्हीकल्स को चला पाए, उसी प्रकार की टेक्नोलॉजी हमने फ्यूल सेल्स के लिए बना ली है। बस बात यह है कि हाइड्रोजन को बनाने का जो तरीका है, अगर वो इलेक्ट्रोलिसिस हो तो बढ़िया होगा। हाइड्रोजन को बहुत जगहों पे डिप्लाई किया जा सकता है। तो हीटिंग करने में, तो जो बहुत ठंडे देश होते हैं जहां पे बहुत गर्मी ठंडी पड़ती है, वहां पे हीटिंग करने के लिए घर के अंदर ग्रीन होम हीटिंग मेथड्स में हाइब्रिड हीट पंप लगाना, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोलाइट बॉयलर्स लगाना, इसमें हाइड्रोजन को डिप्लॉय किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट में हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का अप्लाई किया जा सकता है, तो मोटर को चलाने में हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स लगाए जा सकते हैं। एग्जॉस्ट में केवल गर्म हवा और पानी निकलेगा। इंडस्ट्रियल हीट जनरेशन में भी आपका हाइड्रोजन का प्रयोग हो सकता है। अभी भी इंडस्ट्रियल हीट जनरेशन में कार्बन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन का प्रयोग भी किया जा सकता है, फूड और ड्रिंक इंडस्ट्री में खासकर। पावर जनरेशन में, अभी देखिए पावर जनरेशन एक फार फेच्ड आइडिया है, लेकिन चूंकि ट्रांसपोर्ट के एप्लीकेशंस में हम टेक्नोलॉजी फ्यूल सेल्स की ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, तो आगे आने वाले समय में ये दूर नहीं है कि हम हाइड्रोजन से भी पावर को जनरेट कर पाए एक मैसिव स्केल पे। दुनिया भर में जितनी ज्यादा हाइड्रोजन में रिसर्च हो रही है, उतना ही ज्यादा उसकी
जो कॉस्ट है वो कम हो रही है। और यहाँ पे आप कह सकते हो हाइड्रोजन बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि हाइड्रोजन तो अनलिमिटेड अवेलेबल है, हर जगह हाइड्रोजन है और उसका नुकसान भी नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हैं तो हमको फायदा ही होगा। प्रॉब्लम ये है कि लोग किस हद तक इन्वॉल्व है, कस्टमर्स किस हद तक विलिंग है इसकी कॉस्ट को लेने के लिए। क्योंकि कार्बन कैप्चर और स्टोरेज प्रोजेक्ट्स में जहां पे आप कार्बन को न्यूट्रलाइज कर रहे हो, किसी ऐसे क्रेवाइस में डाल रहे हो जहां से वो लीक ना कर सके, और हाइड्रोजन को बनाने में और उससे बनाए हुए व्हीकल्स की जो शुरुआत में कॉस्ट आएगी वो बहुत महंगी आएगी, और कस्टमर्स ज्यादा दाम देना नहीं चाहते। जितना कस्टमर्स दाम देने के लिए विलिंग होगी उतना ही कंपनीज बनाने के लिए विलिंग होगी। जब कंपनी देखेंगी कि हाइड्रोजन व्हीकल्स को कस्टमर खरीद ही नहीं रहे हैं तो वो गैसोलीन डीजल वाले व्हीकल बनाएंगी, और ओवरऑल पूरा का पूरा ये प्रोग्राम है वो फेल हो जाएगा। तो या तो गवर्नमेंट को प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होकर हाइड्रोजन व्हीकल्स को सब्सिडाइज करना पड़ेगा, या कस्टमर्स को खुद एक अवेयरनेस दिखानी पड़ेगी कि हम हाइड्रोजन व्हीकल्स खरीदें ताकि एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। तो ये है पूरा एनालिसिस दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाइड्रोजन फ्यूल को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आगे जाने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को बोल के चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड बाय।